Hello everyone, this is Saloni Pandey, your sociology educator and I welcome you all to your favorite channel Magnet Brains जहाँ पर आपको मिलती है 100% free and quality education without any paid subscription. So students, in our today's lecture we are going to discuss the most important questions part 1 of your class 11 sociology chapter social structure, stratification and social processes in society. So हमने हमारे इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में MCQs कंप्लीट किए थे और इस चैप्टर को भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था. आई होप सो आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर है. तो अब जो है हमारे इस चैप्टर से क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं उसका पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे. बेसिकली हमारे आज के सेशन में हम वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं. ओके, सो एज वी ऑल नो जनरली जो एक पैटर्न होता है हमारे एग्जामिनेशन का उसमें वेरी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आते हैं. वेरी शॉर्ट जो आपके होते हैं वो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं. जनरली आपको 30 वर्ड्स में आंसर करने होते हैं. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है. ठीक है, वेरी शॉर्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर कैसे क्वेश्चन को आंसर करना है, कैसे प्रोसीड करेंगे, दैट विल सी. सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सोशल स्ट्रक्चर. सोशल स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं ये आपको 30 वर्ड्स में बताना है. ओके, सो देखो, सोशल स्ट्रक्चर इज अ टर्म यूज्ड टू डिफाइन द ऑर्डरिंग एंड स्ट्रक्चरिंग ऑफ सोसाइटी. सोशल स्ट्रक्चर मतलब सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर, सोसाइटी का एक पूरा ऑर्डर. इट इज रिपीटेड पैटर्न ऑफ सोशल बिहेवियर. इसी तरीके से पूरा सोशल बिहेवियर वर्क करता है इसी एक स्ट्रक्चर के अंदर रह के. मेजर एलिमेंट्स जो इसके हैं वो क्या क्या हैं. मेजर एलिमेंट्स ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर इंक्लूड्स स्टेटस, रोल, नॉर्म्स एंड वैल्यूज. क्लियर. तो ये हमने हमारा आंसर कंप्लीट कर दिया. ठीक है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ इट इज जस्ट 2 मार्क्स एंड 30 वर्ड्स. तो 30 वर्ड्स में जब हम आंसर करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं. जितना हमसे क्वेश्चन में पूछा है उतना ही वर्ड लिमिट के अंदर हम उसको कंप्लीट कर देते हैं. ओके, तो ये आपका क्वेश्चन, ये आपका आंसर. समझ में आ गया? गुड. लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज मीन बाय सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब अब क्या होता है. तो देखो, हम सभी को पता है कि सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर तो होता है, बट स्ट्रक्चर होने के साथ साथ में सोसाइटी का एक पूरा मतलब स्ट्रैटा में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है ना. डिफरेंट स्ट्रैटास बना दिए जाते हैं. सो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मीन्स द स्टडी ऑफ सोसाइटी इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर. तो एक तरफ मैंने कहा कि सोशल स्ट्रक्चर कि सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर है, सोसाइटी एक पूरे ऑर्डर में वर्क करती है ना. तो इस स्ट्रक्चर को जब हम स्टडी करते हैं है ना, इस सोशल स्ट्रक्चर को जब हम स्टडी करते हैं इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, एक पूरे स्ट्रैटा में, और स्टडी ऑफ इनइक्वालिटीज अराइजिंग आउट ऑफ कास्ट डिस्टिंक्शंस, और इसमें जो भी इनइक्वालिटीज हैं उसे आप क्या बोलते हो, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. क्लियर. समझ में आया. जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया है कि इनइक्वालिटीज अराइजिंग आउट ऑफ कास्ट डिस्टिंक्शंस. तो जैसे मान लो आप एग्जांपल ले लो कि सोशल स्ट्रक्चर में जो कास्ट स्ट्रक्चर या कास्ट डिविजन्स हमको सोसाइटी में देखने को मिलती हैं, उन कास्ट डिविजन्स में किस तरह का एक पूरा स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करना, कैसे उसमें इनइक्वालिटीज है, दैट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. क्लियर. तो यही हम हमारे आंसर में लिख देंगे. ओके, समझ में आया. ठीक है, तो बोर्ड पे जो आंसर है और जो मैं आपको समझा रही हूँ इन चीज़ों को ध्यान में रखना. इन्हीं सबको जोड़ मड़ोड़ के आपको जो है अपने आंसर में लिखना है. ठीक है, तो बोर्ड पर भी आंसर है, बाकी मैं भी आपको समझा रही हूँ और आपने भी चैप्टर को पढ़ा है. सो जस्ट लुक एट दी क्वेश्चंस. आंसर का पैटर्न लिखना क्या है वो मैं आपको बताते हुए जा रही हूँ, है ना. तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर कंप्लीट. आप चाहें तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में कोई एक आध एग्जाम्पल दे सकते हैं. बहुत उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वर्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करेंगे, लेकिन एक आध एग्जाम्पल उसमें आप इंक्लूड कर सकते हो. ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन. डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ एकोमोडेशन. एकोमोडेशन क्या होता है इसके बारे में आपको डिफाइन करना है. देखो, accommodation is a continuous form of social process in which 2 or more persons or groups interact in order to prevent, reduce or eliminate conflict. Accommodation का मतलब होता है एक continuous form social process का, एक ऐसा social process जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप या पर्सन्स आपस में एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट जो है वो ना हो पाए, या अगर हो रहा है तो हम उसको कम कर दें या उसको ख़त्म कर दें, है ना. टू प्रिवेंट, रिड्यूस और एलिमिनेट कन्फ्लिक्ट, इस एक चीज़ के लिए एकोमोडेशन को यूज़ किया जाता है. तो एकोमोडेशन क्या है, कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ सोशल प्रोसेस. बेसिक से टर्म्स हैं जो आपने अपने चैप्टर में पढ़े हैं, कभी कभी इन्हीं पर क्वेश्चन बन जाता है.
हम स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप सबसे चाहती हूँ वो बस इतना है कि आप यहाँ पर क्वेश्चन देखो कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आ रहा है और उसको आंसर कैसे करना है। एज आई टोल्ड यू कि 30 वर्ड और उससे ज़्यादा हम नहीं लिखेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये तो वर्ड लिमिट कमी है, ये तो 10 to 15 वर्ड्स हुए हैं, एक आध पॉइंट और है इसमें ऐड कर सकता हूँ, बिल्कुल करो। कोई आपके ऊपर ऐसा नहीं है कि बाउंडेशन लगाए कि नहीं बस इतना ही लिखना है जितना मैम ने बताया, नहीं, आप लिखो, आप अपने अकॉर्डिंग लिखो, बट द ओनली थिंग इज कि आप प्रैक्टिस करो, है ना, लिखने की प्रैक्टिस करो, खुद से चीज़ों को लिख के देखो और फिर देखो कि आपका आंसर कितना इफेक्टिव है। अपने टीचर से चेक कराओ, मुझसे चेक कराओ, है ना, मुझे सेंड कर दो सारी चीज़ें। तो ये एक काम जो है आप कर सकते हो, राइट। Let's move on to next question. Okay. Question number 4. What do you mean by division of labor? Division of labor क्या होता है? That means आपने labor को divide कर दिया है। Divide कर दिया है क्यों? क्योंकि उसके काम के लिए। कैसे? The specialization of work task by means of which different occupations are combined within a production system is known as division of labor. जो specialization of work task होते हैं, मतलब different occupations को कंबाइन किया है एक प्रोडक्शन सिस्टम में, इसे डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको हमेशा देती हूँ ना कि फॉर एग्जांपल मान लो ये जो स्टाइलस में ली हुई हूँ या पेन मान लो, है ना, कहीं पर पेन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, पेन प्रोड्यूस होता है तो कुछ 10 लोग हैं या 10 लेबर हैं जो उसकी इंक को बनाते हैं। एक एग्जाम्पल ले लो, सिर्फ एग्जाम्पल चल रहा है ना, ऐसे प्रैक्टिकली रियलिटी में नहीं जाना है, सिर्फ एग्जाम्पल। 10 लेबर हैं जो उसकी इंक को बनाते हैं। 10 लेबर ऐसे हैं जो पेन की बॉडी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। बॉडी इन द सेंस कि ये जो पेन की बॉडी है ना, जो आपको पूरा उसका स्ट्रक्चर देता है, उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। कुछ 10 लेबर ऐसे हैं जो इस पेन को पूरा अरेंज कर रहे होते हैं, है ना, उसकी इंक, उसकी बॉडी, सारा कुछ अरेंज कर रहे होते हैं। कुछ 10 लेबर ऐसे हैं जो उसकी पैकेजिंग कर रहे होते हैं, है ना, क्या कर रहे होते हैं, पैकेजिंग कर रहे होते हैं। कुछ 10 लेबर ऐसे हैं जो पैकिंग होने के बाद में उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं मार्केट तक। क्या कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं मार्केट तक। तो ये क्या हो रहा है कि अलग अलग लेबर अलग अलग तरह का काम कर रहे हैं। कुछ लेबर ये काम कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, कुछ ये, कुछ ये, कुछ ये, और ऐसा करके आगे वर्क हो रहा है। तो ये है डिवीजन ऑफ लेबर। आपने लेबर को डिवाइड कर दिया। अब एक एग्जाम्पल ले लो, ये कितने लेबर्स हो गए, 10, 20, 30, 40, 50 लेबर हमारे पास में है। अगर ऐसा हो कि पहले पूरे 50 लेबर मिलके इंक बना रहे हैं, फिर पूरे 50 लेबर मिलके बॉडी बना रहे हैं, फिर पूरे 50 लेबर मिलके उसको अरेंज कर रहे हैं, फिर 50 लेबर मिलके उसको पैकेजिंग कर रहे हैं, तो दैट विल टेक टाइम, है ना, कि आप बहुत समय ले रहे हो, इतना समय हमारे पास में नहीं है। तो हमने क्या करा, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया कि फटाफट आप अपना काम करो, आप अपना काम करो, और ऐसे करके जल्दी जल्दी काम होता चला जाए। सो दैट इज व्हाट डिवीजन ऑफ लेबर। और इससे क्या एक चीज हो रही, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क टास्क। आप अपने टास्क में स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं। बार बार आप, जैसे एक एग्जाम्पल होता है ना, आप राइटिंग करते हो, राइटिंग प्रैक्टिस, अगर आप डेली बोला जाता है, बचपन में जब छोटे थे तो बोला जाता था डेली राइटिंग प्रैक्टिस किया करो। जब डेली राइटिंग प्रैक्टिस करते थे तो धीरे धीरे करके राइटिंग बहुत अच्छी हो गई थी। अब कोई कहीं भी लिखवा ले, बहुत अच्छी राइटिंग है हमारी, बहुत फ्लॉलेसली हम लिखेंगे। दैट इज समथिंग कि आप उस चीज में स्पेशलाइज्ड हो चुके हो। तो ऐसे ही यहाँ पर ये लोग अपना काम करते 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 उस चीज में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, है ना। सो द स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क टास्क बाय मीन्स ऑफ विच डिफरेंट ऑक्यूपेशंस आर कंबाइंड। तो ये सब अपने अपने काम में क्या हो चुके हैं, स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं। अब हमने इन सबको कंबाइन कर दिया, सब जो है एक ही इंडस्ट्री या एक ही फैक्ट्री या एक ही प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं। इसे ही डिवीजन ऑफ लेबर बोला जाता है। With the development of industrialization, division of labor becomes more complex than any prior type of production system. जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आता गया वैसे वैसे ये डिवीजन ऑफ लेबर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला गया, है ना, रादर देन, मतलब जैसे पहले प्रोडक्शन सिस्टम थे वैसा नहीं रहा। तो दिस इज डिवीजन ऑफ लेबर, जो आप ध्यान रखोगे, है ना। ये मैं आपको नेक्स्ट जब पार्ट 2 कराऊंगी उसमें अगर क्वेश्चन आता है तो फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगी। यहाँ जो एक्सप्लेन कर दिया वो यहीं समझ लो, है ना। सारी चीज़ों को अच्छे से समझना है कि मान लो अगर इसके ऊपर कोई लॉन्ग क्वेश्चन ही आ गया तो एटलीस्ट आप पोजीशन में तो रहो उसे आंसर करने के, है ना। तो दिस इज डिवीजन ऑफ लेबर, कि आपने लेबर को अलग अलग टास्क दे दिया, वो अलग अलग अपना काम कर रहा है प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर। क्लियर? जिसे क्लियर नहीं था उसे भी क्लियर हो गया। हाँ, अब तो नहीं भूलोगे ना कभी, गुड, भूलना भी मत। ओके, तो देखो रीड करो, इसको आंसर को रीड करो कि आप क्या लिखोगे अपने आंसर में। डिवीजन ऑफ लेबर
The specialization of work tasks by means of its different occupations are combined within a production system is known as division of labor. With the development of industrialization, division of labor becomes more complex than any prior system of production. Fine. लिख लोगे आंसर. अगर मान लो ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ गया तो एग्जाम्पल दे के भी लिख पाओगे, कोई टेंशन ही नहीं है मैम, आता है अब तो सब कुछ. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. व्हाट डज एलिनेशन मीन? एलिनेशन का मतलब क्या होता है? देखो, एलिनेशन को बहुत सिंपल कंसेप्ट से आप समझ सकते हो. एलिनेशन का टर्म मार्क्स ने जो है एक्सप्लेन किया था, या इस टर्म को कार्ल मार्क्स ने ही दिया था. कार्ल मार्क्स ने ये एलिनेशन का टर्म दिया था. इसका मतलब क्या था? To the loss of control on the part of worker over the content, nature and organization as well as the product of their labor. मैंने अभी आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया. मैंने आपको डिवीजन ऑफ लेबर बताया कि 10 लेबर हैं जो इंक बना रहे हैं, 10 लेबर हैं जो उसकी बॉडी बना रहे हैं, 10 लेबर ऐसे हैं जो उसमें अरेंज कर रहे हैं, 10 लेबर पैकेजिंग कर रहे हैं, 10 लेबर ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं. ये सारा करने के बाद में जब ये पेन मार्केट में सेल आउट होता है ना, तो इसका सारा पैसा किसके पास में जाता है? जो ओनर है उसके पास में. ओनर उस पैसे में से कुछ पैसे इन लोगों को दे देता है एज अ इनके वेजेस, है ना. इनको वेजेस मिलेंगे ना, सैलरी मिलेगी, इनने काम करा है तो उसके लिए इनको लेबर को दे दिया, है ना. और कुछ और भी मशीनरी का खर्चा वर्चा आया तो थोड़ा सा खर्चा वहां पर लगा दिया. बाकी सारा प्रॉफिट किसका होगा? इस ओनर का. जितना भी मिल रहा है किसका है? इस ओनर का है. तो दैट मीन्स कि क्या एक चीज यहाँ पर हो रही है, ये 10 लेबर जिन्होंने इंक बनाने का काम किया, उसके फाइनल प्रोडक्ट जो मार्केट में सेल हुआ है, फाइनल प्रोडक्ट, उसके फ्रूट्स इनको नहीं मिल रहे हैं, है ना. उसके फ्रूट्स, उसके मतलब बोलता है ना कि इस चीज का फल आपको मिलेगा, तो उसके फ्रूट्स आपको नहीं मिल रहे हैं. किसको मिल रहे हैं? ओनर को. आपको तो सिर्फ अपने काम करने के लिए कुछ वेजेस मिल रहे हैं. तो पूरे प्रोडक्शन सिस्टम से, पूरे अपने फाइनल प्रोडक्ट से आप कहीं ना कहीं एलिनेट हो चुके हो, है ना, दूर हो चुके हो उस एक चीज से. आप सिर्फ एक मशीन की तरह एक काम कर रहे हो. मैनेजमेंट में क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, क्या नेचर ऑफ वर्क है, कैसे कंटेंट है, कितना सेलिंग होता है, क्या होता है, आपको कुछ नहीं पता. आपको सिर्फ इतना पता है कि कैसे इंक बनानी है. जैसे मान लो अब ये लेबर है जो ट्रांसपोर्टेशन करता है, ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है और उस ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसको कुछ पैसे मिलते हैं. इसको नहीं पता कि ये पेन बन के यहाँ तक कैसे आया है. दैट मीन्स आप सिर्फ अपना काम कर रहे हो, आपको अपने फाइनल प्रोडक्ट से आपका कोई रिलेशन नहीं है. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एलिनेशन जो कार्ल मार्क्स ने दिया था, है ना. आपका वर्कर के पार्ट पर जो कंट्रोल है, नेचर, कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही साथ में प्रोडक्ट के ऊपर, वो पूरी तरह से जा चुका है. इसे ही बोलते हैं एलिनेशन, किसी चीज से दूर हो जाना. राइट. तो ये आपका आंसर है. ऐसे आप अपने आंसर को कंप्लीट कर दोगे. कोई एक आधा एग्जाम्पल दे देना, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ आर कॉन्फ्लिक्ट्स मेड विजिबल और रिकॉग्नाइजेबल इन द सोसाइटी? कॉन्फ्लिक्ट कैसे हमको दिखते हैं सोसाइटी के अंदर कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? देखो, social change and greater assertion of democratic rights by the disadvantaged and discriminated groups makes the conflict visible in the society. जब सोसाइटी में चेंजेस आते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक राइट्स को असर्ट किया जाता है बाय द डिस्क्रिमिनेटेड या डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, तब हमको कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी में विजिबल दिखते हैं. मतलब सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये हमको तब देखने को मिलता है जब जो डिसएडवांटेज्ड या डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप है, जिसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, वो अपने राइट्स की बात करता है और उन राइट्स को असर्ट करने की बात करता है ना. जैसे मान लो आपकी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बिल्कुल भी, मतलब मान लो कि वो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहा है, उसके फादर के पास में, मदर के पास में उतना पैसा नहीं है कि वो उसकी हर महीने फीस अच्छे से टाइम पर भर सकें, है ना. भरते हैं लेकिन टाइम पर पे नहीं कर पाते हैं. तो वो अब बेचारा बड़ा परेशान. तो उसने क्या करा, उसने स्कूल में क्या, उसने बोला मुझे जो रिजर्वेशन मिलता है वो रिजर्वेशन का बेनिफिट दो आप मुझे, क्योंकि रिजर्वेशन स्कूल नहीं दे रहा था. तो आपने कहा आप मुझे रिजर्वेशन का बेनिफिट दो, मैं वो रिजर्वेशन लेके और अपने जो है उसके साथ में अपनी पढ़ाई करूंगा. ये मेरा अधिकार है, मेरा राइट है, राइट टू एजुकेशन है. आप मुझे एजुकेशन लेने से मना नहीं कर सकते हो. तो दैट इज समथिंग. तब आपको पता चलता अच्छा कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन बनी हुई है सोसाइटी के अंदर. कैसे पता चलता? जब कोई चीज सामने आ जाती है कि अच्छा हाँ कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी के अंदर हो रहा है. तो दैट इज समथिंग कि जब कोई डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप या कोई जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स है वो अपने डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करता है, सोसाइटी को चेंज लाने की बातें करता है, तब सोसाइटी के कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे सामने आते हैं, है ना. जैसे अपर कास्ट एक्सप्लॉइट कर रहा है लोअर कास्ट को, ये तब तक पता नहीं चला जब तक लोअर कास्ट ने उस चीज़ का
प्रोटेस्ट नहीं किया, उस चीज़ का विरोध नहीं किया, है ना। जब किया तब समझ में आया कि अच्छा कन्फ्लिक्ट चल रहा है सोसाइटी के अंदर, राइट। आप जैसे मान लो आप किसी के साथ में अत्याचार करते रहो, वो जब तक आवाज़ नहीं उठाएगा तब तक कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, जैसी आवाज़ उठी तो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट, है ना। एक बहुत बेसिक समझा रही हूँ, ओके। अच्छा, यहाँ पर बोर्ड पे जो आंसर्स आप लोगों को दिख रहे हैं बिल्कुल वो सही है, आप अपनी कॉपी में उनको लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें मैं ये वाला पॉइंट ऐड करता मैम तो ज़्यादा अच्छा रहता, तो आप वो भी कर सकते हो। हाँ, बस वो पॉइंट रेलिवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूछ रहे हैं सोशल स्ट्रक्चर, आप लिख रहे हो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, नहीं, जो पूछा है वही लिखो। लेकिन आपको लग रहा है मैम ये वाला एग्जाम्पल इसमें सही रहेगा क्या, ये वाला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं क्या, तो आप बिल्कुल लिख सकते हो। इवन आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैम ने बस लिख दिया और मैंने पढ़ लिया और बस मैं चला गया, बस दैट्स इट, नो। आपको खुद से इन चीज़ों की मेहनत करनी होगी, खुद से पढ़ना होगा, है ना। देखो, सोशल स्ट्रक्चर इज एब्स्ट्रैक्ट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। सोशल स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा ही एब्स्ट्रैक्ट है, इसको जस्टिफाई करो। तो हम लिखेंगे इट इज ट्रू दैट सोशल स्ट्रक्चर इज एब्स्ट्रैक्ट. All the components that form the social structure, that is institutions, norms, values, etc., are abstract. We cannot see them. So social structure is also abstract. मतलब वो ये बोल रहे हैं कि देखो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई वैल्यू है, कोई नॉर्म है, क्या आप उसको देख सकते हो क्या? अच्छा एक बात बताओ, ऑनेस्टी को कभी देख सकते हो क्या आप कि ऑनेस्टी कहीं पर है, कहीं चल रही, यहाँ कहीं आसपास में ऑनेस्टी हवा के अंदर है क्या? नहीं दिख रही हमको, है ना। तो बट स्टिल हम उन चीज़ों को बिलीव करते हैं। तो कुछ ऐसे बिलीव्स, कुछ ऐसे वैल्यूज़, कुछ ऐसे नॉर्म्स होते हैं जो हमको विजिबल नहीं होते, हम उनको देख नहीं सकते हैं, बट स्टिल वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर जो है वो भी बड़ा ही एब्स्ट्रैक्ट है ना। सोसाइटी के जो कंपोनेंट्स हैं सोशल स्ट्रक्चर के, दे आर एब्स्ट्रैक्ट, उनको देखने नहीं जा सकता। इसी तरह से सोशल स्ट्रक्चर, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो भी बड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, दिखेगा नहीं आपको कहीं, लेकिन एग्जिस्ट कर रहा है ना। कहीं दिख नहीं रहा लेकिन एग्जिस्ट करता है। एक एग्जाम्पल देती हूँ, कभी कभी टीचर्स, कुछ टीचर्स ऐसे ही करते थे, हम लोग भी स्कूल में थे तो होता था, और आपके यहाँ भी होता होगा, बहुत जनरल सी बात है, बहुत कॉमन सी चीज़ है। कभी कभी कुछ टीचर्स थोड़ा सा पार्शियलिटी, है ना, कि इस वाले हमको ऐसा लगता है कि टीचर पार्शियलिटी कर रहा है, ये वाले बच्चे को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, हमें तो बिल्कुल ही नहीं करता। वो दिख नहीं रहा कहीं भी, लेकिन वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, ये हम मान लेते हैं, है ना। ये हमारा एक बिलीफ सिस्टम चलता है। तो वो एक चीज़ है कि जो दिख नहीं रहा है आपको, बट वो एग्जिस्ट कर रहा है। सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ हैं, है ना, एग्जिस्ट कर रही हैं, राइट। तो दैट इज सोशल स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा ही एब्स्ट्रैक्ट है। तो यहाँ तक थे आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। 7 क्वेश्चंस हमने इसमें करे। आपको समझ में आया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट में आ सकते हैं। मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं आपको क्वेश्चंस तो बताऊं, साथ ही साथ में आपको एक पैटर्न ज़रूर समझ में आए कि भाई क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है। क्योंकि मुझे ये तो पता है कि मैं आपको चैप्टर पूरा पढ़ा दूंगी, क्वेश्चन आंसर करा दूंगी, सब कुछ करा दूंगी, आपको हर एक चीज़, वो बोलते हैं ना कि एक पूरी फूड प्लेट सर्व करके आपको दे दूंगी, बट द थिंग इज कि उसको खाना आपको अपने हाथों से है ना। स्पून फीडिंग मैं तो नहीं कर सकती कि चम्मच में खाना लेके आप क्या खिलाऊं। आपको एग्जाम में जाके खुद ही लिखना है, मेहनत आपको खुद ही करनी है। मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूंगी, सब कुछ बता दूंगी, ये क्वेश्चन आएगा, सब कुछ, बट स्टिल वो एग्जाम में जाके आंसर कौन लिखेगा? आप लिखोगे, बिल्कुल, कोई वहाँ पर आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ वो आनी किसको चाहिए? आपको। तो मैं यहाँ क्वेश्चन बता रही हूँ कि इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बट द थिंग इज फोकस पैटर्न के ऊपर, आंसर कैसा लिखना है, और कंसेप्ट क्लियर, है ना। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है, क्वेश्चन फिर कहीं से भी आ जाएगा ना, आप बहुत ही इजीली उसको आंसर कर पाओगे। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये चीज़ तो मैंने पढ़ी ही नहीं थी। आपको ये रहेगा कि हाँ शायद एग्जैक्ट ऐसा नहीं रीड किया था, बट स्टिल मुझे इसके बारे में पता है, मैं लिख सकता हूँ आंसर, या लिख सकती हूँ, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर अपना रखना है, पैटर्न ध्यान में रखना है, और जब भी एग्जामिनेशन दें तो 2 चीज़ों का ध्यान रखें, अपनी राइटिंग स्पीड का और दूसरे टाइम का, है ना। ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत तेज़ी से भागते हैं। अगर आपकी स्पीड कम होगी तो टाइम बहुत तेज़ी से भाग रहा है ना, और अगर आपकी स्पीड फास्ट है तो आप टाइम को मैच कर लोगे। तो ये टाइम जो है ये भागता रहता है, किसी के लिए नहीं रुकता। कभी देखा है कभी किसी के लिए कोई ऐसा एग्जाम्पल इस पूरे वर्ल्ड में कि टाइम किसी के लिए रुक गया हो? कभी नहीं रुकता, टाइम हमेशा चलता रहता है ना। और हमको क्या करना है, इस टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को मैच करना होता है कि कैसे इस टाइम को हम पकड़ लें, ठीक है। पकड़ाई में आता नहीं है, बट स्टिल कोशिश करते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है, एग्जामिनेशन में। फाइन, सो आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम आ जाते हैं हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं ये आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनेशन में,
है ना, कितने मार्क्स के, 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और 80 वर्ड्स में आपको इनको आंसर करना होता है। अगर कोई किसी पर्टिकुलर बोर्ड से आप हैं, है ना, सीबीएसई छोड़ के अगर आप किसी पर्टिकुलर बोर्ड से हैं और आप भी ये लेक्चर देख रहे हैं तो आपके में पैटर्न अलग होगा, बट मेजर माइनर चीज़ें ऐसी ही होती हैं। हो सकता है इस बार पैटर्न चेंज हो जाए, है ना, ये भी हो सकता है कि क्या पता चेंज ही कर दें, बोले नहीं इस बार ऐसा ऐसे लिखना है, लेकिन स्टिल इतनी चीज़ें रहती हैं। 4 मार्क्स की जनरली 80 वर्ड्स में हमको आंसर करना होता है, 80 to 100 मान के चलो। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, जब भी अपने क्वेश्चन का आंसर कर रहे होते हो, हमेशा कोशिश करो कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दो अपने आंसर का, है ना, और इंट्रोडक्शन के बाद में फिर जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, मेन पार्ट या मेन बॉडी ऑफ द आंसर, वो हमको लिखना है ना। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन 10-20 वर्ड्स का और फिर मेन पार्ट जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है 60-70 वर्ड्स में। ओके, तो इस तरीके से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, उससे स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन द व्यूज ऑफ एमाइल डर्कीम on society and how does Karl Marx understand society in his sociological analysis। तो दो थिंकर्स की बात यहाँ पर हुई है, एक है एमाइल डर्काइम और एक है कार्ल मार्क्स। एमाइल डर्काइम ने क्या अपने व्यूज दिए हैं सोसाइटी को लेके, वो आपको बताने हैं, और कार्ल मार्क्स ने कैसे सोसाइटी को समझा है अपने सोशियोलॉजिकल एनालिसिस में, वो आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एमाइल डर्काइम के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि एमाइल डर्काइम के क्या व्यूज रहे, फिर हम कार्ल मार्क्स की बात करेंगे, है ना। अब जैसे यहाँ पर दो चीज़ें पूछी गई हैं, तो इंट्रोडक्शन पर्टिकुलरली किस एक चीज़ का हो, वो यहाँ पर मतलब दोनों का ही रहेगा। दो चीज़ें हैं ना, दो पार्ट हैं क्वेश्चन के, तो दोनों का इंट्रोडक्शन हम रखेंगे। आगे जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ओके, देखो, एमाइल डर्काइम viewed society above an individual। एमाइल डर्काइम के लिए इंडिविजुअल जो है उससे ऊपर है सोसाइटी। For him, the society is not just the sum of limited actions. It has a firmness और solidity that are similar to the structures of the society। बोलते देखो, ये सोसाइटी सिर्फ कुछ एक्शंस का सम नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें करते हो और ये सब मिलके जो है एक सोसाइटी बन गई। इसके अंदर फर्मनेस होती है, सॉलिडिटी होती है, जो इस सोसाइटी के स्ट्रक्चर के तरह ही होते हैं। वो बोलते हैं कि सोसाइटी लिमिट्स और कॉन्स्टेंट्स एन इंडिविजुअल्स कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी और उसकी कैपेबिलिटी को कंट्रोल या लिमिट या कॉन्स्ट्रेन करने का काम सोसाइटी का ही होता है। सोसाइटी ही आपको रेगुलेट कर रही है। ये लिमिट सोशल स्ट्रक्चर सेट करते हैं और हर एक ह्यूमन के एक्सटर्नल होती है। एक पूरा सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर बताएगा कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, आपके कितने लिमिटेशंस हैं, और अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें कहाँ से फ्रेम हो रही हैं, सोसाइटी से। तो बोलते हैं ये जो सोसाइटी आपने बना दी है यही सुप्रीम है और यही सोसाइटी आप सबको गाइड करेगी। तो एमाइल डर्काइम में आप ऐसे कर सकते हो कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ और उस स्ट्रक्चर में टॉप पर बना दो सोसाइटी, है ना, और उसके नीचे लिख दो इंडिविजुअल, क्योंकि ये किसको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, सोसाइटी को, रादर देन द इंडिविजुअल। ओके, इसके बाद में बात करते हैं कार्ल मार्क्स की। ये एमाइल डर्काइम ने और क्या चीज़ें बोली, देखो, कार्ल मार्क्स in his sociological analysis of the social structure emphasized on the presence of constants. According to him, a society puts certain constraints or limits on individual while giving them power to reproduce and change the social structure. In other words, human beings have the capacity to change history, but with the possibilities of historical and structural situations prevalent in their time. कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि देखो, सोसाइटी में कॉन्स्टेंट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ये जो सोसाइटी है ये हमको कुछ चीज़ों में लिमिट कर देती है ना, इंडिविजुअल्स को, और हमको पावर तो देती है कि हम रिप्रोड्यूस करें, चेंज करें सोशल स्ट्रक्चर को, लेकिन कहीं कहीं हमको लिमिट कर देती है। तो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर कैपेसिटी है कि वो हिस्ट्री को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हिस्टोरिकल और स्ट्रक्चरल सिचुएशंस जो हैं उनकी पॉसिबिलिटीज़ के साथ में। बेसिकली आपको बस इतना बताना है कि इन दोनों का व्यू पॉइंट क्या था। एमाइल डर्कीम सोसाइटी अबव है ना, ये पॉइंट्स आप उनके आंसर में लिख सकते हो। थोड़ा सा एमाइल डर्कीम के बारे में बता दो, कहाँ से थे, क्या थे, ये उनका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। सेम कार्ल मार्क्स के साथ में इनकी एक आध बुक बता दो। आपको याद है मैंने चैप्टर में ये चीज़ें अलग से पढ़ाई हैं, एक चैप्टर 4 और चैप्टर 5 जो आपका है वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट एंड इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, उसमें तो मैंने आपको स्पेसिफिकली उनकी लाइफ हिस्ट्री तक पढ़ाई है ना। तो इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रख के फिर आप अपने आंसर को फ्रेम करो। अगेन आई एम टेलिंग यू कि मैं आपको पॉइंट्स बता दूंगी, लिखना आपको है, आप प्रैक्टिस करो, लिख लिख के देखो आंसर्स को, है ना, कि अच्छा ठीक है मैम ने ये आंसर बताया, अब मैं इसको लिख के देखता हूँ, या मैंने जो पढ़ा है क्लास में उसको सम अप करके देखता हूँ।
ठीक है, तो ये एक चीज़ आप कर सकते हो। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ अ प्रिविलेज्ड ग्रुप्स। जो प्रिविलेज्ड ग्रुप्स होते हैं उनको क्या सारे एडवांटेजेस होते हैं। देखो, members of particular group in a society have common features. If they are in superior position, their individual would see that privileges are passed on to their children. This implies that stratification structure tends to persist across generation. This ensures that superior groups become privileged groups who enjoy certain advantages. बोल रहे हैं कि देखो, पर्टिकुलर ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के अंदर, उनके कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं जो एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और अगर वो सुपीरियर पोजीशन में है तो यही उनकी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होंगे, है ना। ये इसमें जो स्ट्रैटिफिकेशन स्ट्रक्चर है ये जनरेशन टू जनरेशन चलेगा, और इसीलिए सुपीरियर ग्रुप्स जो हैं वो प्रिविलेज्ड ग्रुप्स भी कहलाते हैं, जिनके पास में कुछ सर्टेन एडवांटेजेस हैं। कैसे? लाइफ चांसेस, इट मीन्स द मटेरियल एडवांटेजेस दैट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इट इंक्लूड्स वेल्थ, इनकम, जॉब सिक्योरिटी एंड रिक्रिएशन। इसका मतलब ये है कि जो मटेरियल एडवांटेजेस हैं वो इम्प्रूव कर रहे हैं आपकी लाइफ की क्वालिटी को, है ना, आपकी वेल्थ, इनकम, जॉब सिक्योरिटी, रिक्रिएशन, सोशल स्टेटस, ये प्रेस्टिज है जो कि एक इंडिविजुअल के पास में होता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, एबिलिटी टू डोमिनेट अदर्स इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, इसमें बेनिफिट, एडवांटेजेस, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये है कि मतलब एडवांटेजेस क्या हैं प्रिविलेज ग्रुप्स के। जो लोग प्रिविलेज ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो वो पहली चीज़ तो, अगर आप किसी प्रिविलेज ग्रुप से आ रहे हो और आपकी सुपीरियर पोजीशन है तो वो आपकी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगी, आपके पास में एक क्वालिटी ऑफ लाइफ रहेगी, आपका एक सोसाइटी में स्टेटस रहेगा, और आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी रहेगा, है ना। आप डिसीजन मेकिंग में दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, है ना। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो हमारे देश की बड़ी बड़ी हस्तियों का, ठीक है, हाँ, सब समझ रहे हो तुम लोग। तो ये जो है आप अपने पॉइंट्स लिखोगे आंसर में, ठीक है। स्टार्टिंग हमने कैसे करी, पहले थोड़ा प्रिविलेज्ड ग्रुप्स के बारे में बताया कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं, फिर हमने बता दिया कि कैसे ये एडवांटेजेस इनके पास में है। मैंने आपको कहा था ना कि स्टार्ट करेंगे एक इंट्रोडक्शन के साथ में, उसके बाद में इन चीज़ों पर आएंगे, है ना। तो दैट इज प्रिविलेज्ड ग्रुप्स। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डर्काइम एंड मार्क्स डिफर ऑन द इशू ऑफ कोऑपरेशन। तो इसमें हमको ये बताना है कि डर्काइम और मार्क्स ये दोनों कोऑपरेशन के इशू पर एक दूसरे से डिफरेंट कैसे बोलते थे। देखो, फॉर डर्काइम सॉलिडारिटी इज फंडामेंटल फॉर अंडरस्टैंडिंग कोऑपरेशन एंड देयर फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। डर्काइम बोलते थे कि कोऑपरेशन करने के लिए सॉलिडारिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, और इसी के थ्रू सोसाइटी फंक्शन करेगी। द रोल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इज प्रिसाइजली टू फुलफिल सर्टेन नीड्स ऑफ द सोसाइटी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम विद कोऑपरेशन। डिवीजन ऑफ लेबर बिकम्स द लॉ ऑफ नेचर एंड अ मॉरल रूल ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। डर्काइम बोलते थे कि ये जो डिवीजन ऑफ लेबर हुआ है ये इसलिए हुआ है क्योंकि सोसाइटी के नीड्स को फुलफिल करना है, सोसाइटी का रिक्वायरमेंट है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था पेन वाला, है ना, कि पेन की फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, तो पेन की डिमांड मार्केट में है, सोसाइटी को पेन की डिमांड है, इसीलिए आपका काम बनता है कि आप लेबर को डिवाइड करो और लेबर अपना काम करे कॉपरेशन के साथ में, इस तरीके से सोसाइटी की नीड फुलफिल हो, है ना। तो जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो लॉ ऑफ नेचर है और ह्यूमन कंडक्ट का मॉरल रूल है, ये डर्काइम का कहना था। वो मतलब कॉपरेशन को ऐसे मानते थे कि सोसाइटी के फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये तभी पॉसिबल होगा जब सॉलिडारिटी होगी, है ना। ये डर्काइम का कहना है। मार्क्स बोलते थे ह्यूमन कॉन्शियसनेस ज़रूरी है कॉपरेशन करने के लिए। तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज सेंट्रल टू द आइडिया ऑफ कॉपरेशन, एज इन द प्रोसेस ऑफ कॉपरेशन दे ऑल्टर एंड मॉडिफाई द सोसाइटी। This act of cooperation for Marx is not voluntarily in a segregated society. The social power then comes to an individual as an alienated force and he terms it alienation. मार्क्स बोलते हैं कि कॉपरेशन करने के लिए ह्यूमन कॉन्शियसनेस होना ज़रूरी है, क्योंकि फिर आप कॉपरेशन करने के बाद में सोसाइटी को ऑल्टर या मॉडिफाई करते हो। ये जो आप कॉपरेशन कर रहे हो मार्क्स के लिए ये वॉलंटरी नहीं होता। एक सेग्रीगेटेड सोसाइटी में, एक स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी में आप जो कॉपरेशन कर रहे हो वो वॉलंटरी नहीं है, आप अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हो, आपसे वो चीज़ करवाई जा रही है। फिर जो सोशल पावर है वो आपको एलिनेट कर देती है आपके काम से, जैसे अभी हमने एलिनेशन पढ़ा था, तो वही वो एलिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं, लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर द नेचर एंड प्रोडक्ट ऑफ लेबर, है ना। तो उनके लिए कॉपरेशन ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, और डर्काइम के लिए जो कॉपरेशन है वो सॉलिडारिटी है। ओके, ये आप अपने आंसर में दोनों को नोट करेंगे, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी क्या होती है, बहुत अच्छे से पढ़ा हमने हमारे चैप्टर में। देखो, मैकेनिकल सॉलिडारिटी मतलब फॉर्म्स ऑफ कोहेशन और टुगेदरनेस इन लाइफ स्टाइल, स्पेशलाइजेशन एक्सेट्रा। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी मीन्स सोशल कोहेशन और टुगेदरनेस बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर विच रिजल्ट इनटू इंटरडिपेंडेंस। मैकेनिकल में ऐसा हो रहा है कि आप
एक साथ में हो अपनी लाइफ स्टाइल में, स्पेशलाइजेशन में, और आपस में साथ में रहते हो, एक टुगेदरनेस वाली फीलिंग है आपके अंदर। ऑर्गेनिक में ऐसा होता है कि आप टुगेदर इसलिए हो क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर है, डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से आप एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट हो, है ना, इसीलिए आप सॉलिडारिटी में काम कर रहे हो, है ना। तो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी क्या है कि क्योंकि आप एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 10 लेबर इंक बना रहे हैं, 10 लेबर बॉडी बना रहे हैं, फिर 10 लेबर उसको अरेंज कर रहे हैं। अगर बॉडी ही नहीं बनेगी पेन की तो पेन कैसे बनेगा, या इंक ही नहीं बनी तो फिर बॉडी कैसे बनेगी। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं सब आपस में एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, इसलिए सॉलिडारिटी के साथ में कोऑपरेशन चल रहा है। मैकेनिकल कह रही है कि जो फॉर्म ऑफ कोहेजन या टुगेदरनेस लाइफ स्टाइल में है, आपके स्पेशलाइजेशन में है, वो मैकेनिकल है। सोसाइटीज विथ मैकेनिकल सॉलिडारिटी हैव टुगेदरनेस क्योंकि उनके बिलीफ, सेंटिमेंट, कॉन्शियसनेस एक ही जैसे होते हैं। जैसे एक फैमिली है, फैमिली मिलके फार्मिंग करती है तो वो मैकेनिकल सॉलिडारिटी है। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में जो सोसाइटीज होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होती चली जाती हैं क्योंकि सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जैसे मान लो कोई गारमेंट या कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी का एग्जाम्पल है। जैसे मैंने आपको पेन फैक्ट्री का एग्जांपल दिया, वो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है, सब आपस में एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट मिलके काम कर रहे हैं और दूसरों की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। तो ये आप जो है अपने आंसर में लिखेंगे, दोनों का डिफरेंस, ऐसे फ्लो चार्ट बनाएंगे या टेबल बनाएंगे और दोनों के डिफरेंसेस लिखेंगे। एग्जाम्पल इसमें दिए हैं, एग्जाम्पल आप भी देंगे अपने आंसर में, है ना। और जब भी एग्जाम्पल दें तो उसको हाईलाइट कर दें या उसको अंडरलाइन कर दें, दैट विल शो कि आपने अपने आंसर में एग्जाम्पल को इंक्लूड किया है। ओके, तो ये एक चीज जो है आप अपने आंसर में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपटीशन इज द बेसिस ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम, जस्टिफाई। कंपटीशन ही कैपिटलिस्ट सोसाइटी का बेसिस है, इसको आपको जस्टिफाई करना होगा। तो आप पता है स्टार्ट कैसे करोगे, आप सबसे पहले ये बताओगे कि ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती क्या है। आप इंट्रोडक्शन में बताओगे, है ना। आपने लिखना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने बताया कि ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्या होती है। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी वो होती है जहां पर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, है ना, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, क्या क्या होते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योर। तो जितने भी ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ये किसी प्राइवेट पर्सन के पास में होते हैं और वही इनको होल्ड करके रखता है ना, और फिर ऐसे ही प्रोडक्शन होता है और जितना भी बेनिफिट होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा या जितना भी सरप्लस होगा वो किसके पास में जाएगा, कैपिटलिस्ट पर्सन के पास में। एंड दिस इज व्हाट कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ठीक है, इसको ऐसे कर लो, ये कोई कैपिटलिस्ट है एक्स पर्सन, है ना, और ये पूरा सिस्टम कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। मान लो मैं एक्स पर्सन हूँ, मेरा गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, मैं एक नॉर्मल पर्सन अपना काम करती हूँ सब कुछ। अब मेरे पास में बहुत सारा पैसा है तो मैंने एक ज़मीन खरीद ली, उस ज़मीन पे मैंने कुछ लेबर्स को लगा दिया काम करने के लिए, है ना। अब मैं एक प्राइवेट पर्सन हूँ, मेरा गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो मैंने एक लैंड ले लिया, उस पर लेबर लगा दी और मैं उनसे प्रोडक्शन करवाने लगी। मान लो मैंने अपनी पेन की फैक्ट्री खोल ली और अब उसको सेलिंग करके जितना भी सरप्लस मेरे पास में आएगा, मतलब लेबर को वेजेस देने के बाद में, लैंड का रेंट देने के बाद में जितना भी सरप्लस मेरे पास में आएगा वो सारा का सारा मेरा है। दिस इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यही आपको अपने आंसर में एक्सप्लेन करना है ना, कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी वेयर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय अ प्राइवेट पर्सन एंड द सरप्लस और द मेन मोटिव इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, अब इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, मेन पार्ट कॉम्पिटिशन पर हम आएंगे। देखो, कंपटीशन ही इसका बेसिस है। कंपटीशन ऐसे इसका बेसिस है कि जैसे मैंने अभी आपको बोला कि देखो पहले ना मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझो, तभी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको आंसर कर पाओगे। मैंने आपको बताया मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं। देखो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड का क्या होता है, रेंट। ठीक है, आपने भी देखा होगा कुछ लोग किसी, जैसे मान लो आपने किसी का घर लिया हुआ है, वहां पर आप रह रहे हो, तो आप उसको क्या दोगे, उसको रेंट दोगे, लैंडलॉर्ड होगा वो, है ना। तो लैंड का रेंट होता है, लेबर का वेजेस होता है, कैपिटल का मतलब होता है आपका इन्वेस्टमेंट, जो पैसा आपने लगाया है उसका इंटरेस्ट होता है। जैसे आपके पापा हैं, आपके पापा ने कहीं पर मान लो कोई फ्लैट खरीद लिया है ना, तो अब उनने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, या कोई मान लो उनने कोई भी चीज़ खरीद लिया है, कोई भी ऐसा चीज़ है जहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो उस कैपिटल का रिटर्न उनको मिलेगा।
बेनिफिट मिलेगा ना उनको। जैसे मान लो उन्होंने कहीं पर कोई फ्लैट खरीद लिया है, फ्लैट को खरीदने में उनका 20 लाख रुपीस लग गया, तो अब उस फ्लैट को उन्होंने क्या कर दिया, किसी पर्सन को दे दिया रहने के लिए। अब वो वहां पर रह रहा है, तो वो उनको क्या देगा, वहां पर रहने का रेंट देगा, पैसे देगा। तो उस पर्सन के लिए रेंट होगा, हमारे लिए बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमने कोई चीज खरीदी, अब उसका रिटर्न हमको मिल रहा है ना। जैसे मान लो ये आपके फादर है, आपके पापा हैं, ठीक है, आपके पापा ने कोई फ्लैट खरीद लिया, इस फ्लैट में कोई एक्स फैमिली रहने के लिए आ गई, तो वो एक्स फैमिली इस जो फ्लैट में वो लोग रह रहे हैं उसका क्या देंगे, रेंट। लेकिन हमारे लिए वो क्या होगा, आपके पापा के लिए वो चीज क्या होगी, इंटरेस्ट, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अपना पैसा लगाया था, है ना, क्या दिया था, कैपिटल दिया था, तो उनको उस चीज का इंटरेस्ट मिल रहा है। एग्जाम्पल के लिए समझ लो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और ये सारी चीजें होती हैं। अब देखो, ये हो गया आपका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अब मान लो दो लोग हैं, एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है, एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है। ए पर्सन ने कोई एक जो ये लैंड है उसको खरीदा, और खरीदा या उसको रेंट पर ले लिया, ठीक है, उसका रेंट उनको देना पड़ता है 10,000। वहां पर उन्होंने एक फैक्ट्री बनवाई या एक इंडस्ट्री बनवाई, ठीक है, इंडस्ट्री बनवाई। उस इंडस्ट्री को बनाने में उनका 5 लाख रुपीज लग गया। कितना लग गया, 5 लाख रुपीज लग गया। देखो, कैपिटल यूज हो गया, लैंड भी हो गया, लेबर। अब इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए हमने लेबर लगाए, तो कम से कम मान लो हमने 10 लेबर लगाए और उनको हम लोग सैलरी देते थे, तो मान लो 1 लाख रुपीज हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 1 लाख रुपीज, सारे लेबर जितने भी हमने लगाए थे उनकी सैलरी हो गई। एग्जाम्पल है, मान लो, ठीक है, मान के चलो। अब ये सेम चीज बी पर्सन ने भी करी, उसने भी ऐसे ही कहीं से कोई लैंड ले लिया, उसका रेंट मान लो 10,000 9,000 जितना भी था, मान लो सिमिलर ही था। उसने भी कहीं उस लैंड के ऊपर कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री बनवाई, उसका भी उसको 5-1 लाख रुपए मिल गया। अब मान लो कोई लेबर था, उसको भी उसने 1 लाख रुपए में अपनी लेबर रख ली, दोनों ने सेम काम करा। ये किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, मान लो एक्स प्रोडक्ट बनाते हैं, ये मान लो वाई प्रोडक्ट बनाते हैं। दोनों का प्रोडक्ट मार्केट में सेल होता है ना, दोनों का प्रोडक्ट मार्केट में सेल होता है। या मान लो ये दोनों पेन ही बनाते हैं, दोनों की पेन की इंडस्ट्री है, दोनों पेन बनाते हैं, अलग अलग नाम से पेन को सेल आउट करते हैं। अब दोनों का पेन मार्केट में जाता है, कभी इनके पेन ज्यादा बिकते हैं, कभी इनके पेन ज्यादा बिकते हैं। अब इन्हें सोचा यार ऐसे तो मतलब चलता रहेगा, ठीक है, ये हम भी बेच रहे हैं, वो भी बेच रहे हैं, कुछ एक काम करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि मेरे पेन ज्यादा बेचें, है ना, बिके। ए पर्सन सोचता है कुछ ऐसा करो, मेरे को प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, मेरे को भाई सरप्लस ज्यादा होना चाहिए, मैंने इतना सारा पैसा लगाया, मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। अल्टीमेट एम क्या होता है कैपिटलिस्ट का, प्रॉफिट, कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। तो इसने कहा एक काम करता हूं, मेरे पेन की जो वैल्यू मार्केट में 20 रुपीज है, उसको 15 रुपीज कर देता हूं, क्योंकि डिमांड तो है, मेरे प्रोडक्ट्स तो सेल होते हैं मार्केट में, लेकिन ये इसकी वजह से मेरे प्रोडक्ट थोड़े से कम सेल हो पाते हैं। जैसे मान लो मैंने मार्केट में 50 प्रोडक्ट्स बेचे, तो 45 मेरे बिक गए, बाकी इसके बिक गए। तो मैं एक काम करता हूँ, अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम कर देता हूँ। जैसे मान लो आप मार्केट में जाते हो, जहां पर आपको चीज थोड़ी सी सस्ती मिलती है, सेम वैल्यू लेकिन सस्ता है, तो आप वहां से लोगे, आप बोलोगे यार यार यहाँ से थोड़ा सा चीप मिल रहा है, इसी से ले लेते हैं। तो इसने अपने मार्केट में क्या करा, अपने पेन की प्राइस को कम कर दिया, तो इसकी सेल ज्यादा होने लग गई, है ना। अब इस पर्सन ने देखा, अच्छा करें, इसने पेन का प्राइस 15 कर दिया है, एक काम करता हूँ मैं 10 रुपीज कर देता हूँ, ठीक है। उसने कहा ठीक है, अब मैं 10 रुपीज में बेचूंगा, लेकिन बिकेगा तो मेरे ही। अब ये क्या हो गया, कंपटीशन स्टार्ट, कभी प्राइस को लेके, कभी डिमांड को लेके, सप्लाई को लेके, कभी क्वालिटी को लेके, किसी ना किसी चीज को लेके इनमें कंपटीशन चलता रहेगा। और ये सिर्फ ए और बी नहीं है, ऐसे ही ना जाने और कितने सारे होंगे जो ऐसे ही कंपटीशन करते रहते हैं। कंपटीशन की वजह से क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और जिसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा वही मार्केट में सरवाइव करेगा। हम सब जानते हैं ये बात, है ना। मार्केट में जाते हो, मार्केट में आप प्रोडक्ट्स देखते हो, अलग अलग तरह के, ना जाने कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं। बेनिफिट किसको होता है, उसी को जिसका ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल आउट होगा। तो दैट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और उस प्रॉफिट के लिए कंपटीशन चलता रहेगा। क्वेश्चन समझ में आया, आंसर समझ में आया। अब लिखें कैसे, सबसे बड़ा क्वेश्चन। पहले मैंने आपको बताया एक इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में आप बताओगे कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्या होती है, फिर आप लिखोगे कंपटीशन। आप लिखेंगे competition is a social entity that emerges and becomes dominant at a particular time. As a sociological process and phenomena, competition has become a dominant norm and practice of the modern capitalist world, where stress is laid on greater efficiency and profit maximization. फाइन, देखो कंपटीशन एक सोशल एंटिटी है, डोमिनेंट हो जाती है कभी कभी,
जैसे जैसे ये सोशोलॉजिकल प्रोसेस चलता है, जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे कंपटीशन भी आगे बढ़ता है। इस मॉडर्न कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी चाहते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अपने मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं। हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ होगा तो अल्टीमेटली इसका बेनिफिट हमें होने वाला है, और इसीलिए हम क्या एक चीज़ करते हैं, हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर फोकस करते हैं, और इसीलिए कंपटीशन हो रहा है ना। तो अभी आपको समझ में आ गया। ये कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं, देखो। कैपिटलिज्म अज्यूम्स द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन, राइजिंग प्रोडक्टिविटी एज द प्रोसेसेस ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ विच आर फ्यूल्ड फॉर बाय फ्री कॉम्पिटिशंस इन द मार्केट्स वेयर एवरीवन इज फोकसिंग ऑन प्रॉफिट्स। तो कैपिटलिज्म में क्या होता है, आपको अपने ट्रेड को बढ़ाना है, लेबर को डिवाइड करना है, उसको स्पेशलाइज्ड करना है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, तभी जाके आप मार्केट में सेल्फ सस्टेन ग्रोथ कर पाओगे। और फ्री मार्केट है तो फिर सब कोई क्या चाहते हैं कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो अल्टीमेटली सब वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और इसीलिए कंपटीशन करते ही रहते हैं, ठीक है। कभी प्राइस को लेके, कभी लेबर को लेके, कभी वेजेस को लेके, कभी इनकम को लेके, हर एक चीज़ को लेके। सो दैट वॉज द कॉम्पिटिशन इज द बेसिस ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। गेट इट? गुड। आगे बढ़े। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, है ना, आंसर समझ में आ रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हो चैप्टर से, ठीक है। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो डाउट आ रहा है, डाउट आएगा तो पूछोगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। लेकिन इस तरीके से आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आने चाहिए, आपको आंसर करना चाहिए। लग रहा है कि मैम कुछ भी रिलेट नहीं कर पा रहे, कुछ भी याद नहीं आ रहा, दैट मीन्स चैप्टर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो आपको चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द की प्रिंसिपल्स ऑन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के की प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं? देखो, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के 4 की प्रिंसिपल्स हैं। पहला, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज अ ट्रेट ऑफ सोसाइटी। Although social stratification deals with individual differences, it is essentially a feature of society. सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सोसाइटी का ही एक ट्रेट है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में इंडिविजुअल के डिफरेंसेस होते हैं और यही सोसाइटी का फीचर होता है। दूसरा, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन चलता है, परसिस्ट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यूनिवर्सल है बट वेरिएबल है। हर जगह सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है लेकिन हर जगह एक जैसी नहीं है, अलग अलग है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज सपोर्टेड बाय द पैटर्न्स ऑफ बिलीफ्स और आइडियोलॉजी। बिलीफ और आइडियोलॉजी की वजह से सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के की प्रिंसिपल्स हो गए। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन कंपटीशन एंड कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट और कंपटीशन में क्या डिफरेंस होता है? देखो, कंपटीशन अनकॉन्शियस प्रोसेस, कन्फ्लिक्ट कॉन्शियस प्रोसेस। बोथ कंपटीशन एंड कन्फ्लिक्ट आर रिलेटेड टू ईच अदर बट दे हैव फ्यू डिफरेंसेस। दोनों आपस में रिलेटेड हैं लेकिन कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। कंपटीशन मोटिव क्या है? आपको अपने गोल को अचीव करना है, जैसे आपको प्रॉफिट बढ़ाना है तो आप उसके लिए कंपटीशन कर रहे हो। कन्फ्लिक्ट प्राइमरी मोटिव क्या है? हार्म द ओपोनेंट, अचीविंग गोल इज द सेकेंडरी मोटिव। कि भाई कन्फ्लिक्ट में आप क्या कर रहे होते हो, जनरली जो आपका ओपोनेंट है आप उसको कुछ हार्म पहुंचा रहे होते हो। गोल अचीव होगा वो तो बात की बात है, लेकिन पहले उसको हार्म पहुंचाया जाएगा कन्फ्लिक्ट में। सोशल लाइफ में कंपटीशन रेगुलरली होता है, सोशल लाइफ में कन्फ्लिक्ट जो है वो कुछ ही सर्कमस्टांसेस के अंदर होता है। सोशल रूल्स कंपटीशन में फॉलो किए जाते हैं, है ना। कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस हैं जो आपको कंपटीशन आप कर रहे हो लेकिन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे मान लो आपका कभी कोई रेसिंग कंपटीशन होगा तो उसमें कुछ रूल्स होंगे ना, रूल्स आपको फॉलो करने हैं। कन्फ्लिक्ट में कोई रूल्स फॉलो नहीं किए जाते हैं। तो ऐसे दोनों सिमिलर ही हैं बट कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं दोनों में, तो वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए हैं। आप इसी तरीके से टेबल वगैरह अपने आंसर में बनाना। ओके, कॉम्पिटिशन्स में बेनिफिट होता है ना। यहाँ पर कन्फ्लिक्ट में दोनों ही पार्टी को सफ़र करना पड़ता है। कंपटीशन नॉन वायलेंट है, कन्फ्लिक्ट वायलेंट है। देख रहे हो कितने सारे पॉइंट्स आपको मिल गए। तो ये पॉइंट्स अच्छे से ध्यान कर लो, नोट कर लो और यही आपको अपने आंसर में लिखने हैं। क्लियर? तो आई होप सो कि ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए, समझ में आ गए, कहीं कोई डाउट तो नहीं रह गया, है ना। तो ये हमारे क्वेश्चन थे, 14 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर आंसर करा। आई होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ में आए कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा, किस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने वाला है, कैसे उसका मुझे आंसर करना है, कैसे मुझे उसको पढ़ना है, समझना है। एक बात और समझ में आई होगी कि चैप्टर अगर अच्छे से आता है, कंसेप्ट अगर क्लियर है, तो फिर क्वेश्चन का आंसर कहीं से भी क्वेश्चन आए हम उसको आंसर कर पाएंगे। तो चैप्टर अच्छे से पढ़ो, इन सब की प्रैक्टिस करो। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और भी क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है, हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2 में। तब तक आप इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ो, समझो, ध्यान से देखो पॉइंट्स को और इसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो।
ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लोगे। जाते जाते बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करोगे। तो एज यू ऑल नो, डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। साथ ही साथ जो मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है वो भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो जो भी क्लास, कोर्स, सब्जेक्ट, चैप्टर, लेक्चर आपको पढ़ना है, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। उसकी वेबसाइट यानी मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट, दैट इज www.magnetbrains.com, वो भी आप गूगल से एक्सेस कर सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स को आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी पर फॉलो कर सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स के नोट्स, बुक्स, ई बुक्स और मेरे सभी लेक्चर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो भी आपको पढ़ना है आराम से पढ़ो, विद क्वालिटी एंड बेस्ट टीचर्स, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ ताकि वो भी इस 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें। देरी किस बात की है, जल्दी से करो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू वेरी मच।